जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर क्या है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछली वीडियो में बातचीत कर लिया है। अब उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जो इस समय जो आया है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, उसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास जो है यही क्लास है। इससे लगभग लगभग जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2026 के लिए हम पढ़ा रहे हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए, जिस एग्जाम में कंप्यूटर मांगता है उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह लेक्चर है। तो हम लोग सीखेंगे आज सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में पहले हमने परिचय देख लिया कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर का खोज किसने किया। और हम एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। यह हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ाया भी है और बताया भी है। तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहते किसे हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में ही हम आगे बढ़ रहे हैं आज और पढ़ाएंगे सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। ठीक, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बाद से हार्डवेयर क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग का ये जो लेक्चर है, हम लोग आ गए बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे। इससे ऊपर का जितना दिख रहा है टॉपिक, ये सब हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर। देखिए, यह सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम छू और महसूस नहीं कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर को आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको आप छू या महसूस नहीं कर सकते हैं। इस पर आप कार्य करेंगे, इसको आप टच नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज लिखा है कि सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम छू और महसूस नहीं कर सकते हैं। एक बात और, जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए तैयारी यहाँ से आराम से हो सकता है और सारा क्वेश्चन आप एग्जाम के बाद देखेंगे तो यहीं से मिलेगा। दूसरा चीज है कि आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक किस पर चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होता है जिन्हें हम छू या फिर महसूस नहीं कर सकते, उसी को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। अब आते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह होता है जिसे किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए निर्देश किया जाता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर निर्जीव होता है। तो ध्यान समझ लीजिए कि जो सॉफ्टवेयर है ना, अगर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से निकाल दिया जाए तो जो कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। तो यही बता रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है, यह ग्रुप ऐसा है जो किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए, जैसे एमएस एक्सेल हो गया, वो डाटा को कंप्लीट करने का काम करेगा। फिर टैली प्राइम हो गया, वो अकाउंटिंग सेक्शन कंप्लीट करेगा। तो उसी तरह यह किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अब बिना सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप ओपन करके वो क्या होगा, निर्जीव ही दिखेगा। आप उसमें कोई कार्य ही नहीं कर सकते अगर विदाउट सॉफ्टवेयर का आपका कंप्यूटर है तो।
चलिए, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से पूछ सकता है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ से आप तुरंत बताइए कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमको आशा है कि यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करता है। ठीक, ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के मैनेज करता है, ठीक है, और उसको कंट्रोल करता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए इनकी जरूरत होती है। कंप्यूटर इन्हीं की हेल्प से चलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण ही कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल पाते हैं या उस पर हम काम कर सकते हैं। तो जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसी के दौरान, इसी के हेल्प की वजह से आपका जो भी एप्लीकेशन है वो चलता है। यह एक प्लेटफॉर्म देता है एप्लीकेशन को चलने के लिए। तो वही बता रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल देख रहे होंगे, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब तक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगेगा तब तक आप उस पर कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी ऐप आप नहीं चला सकते। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं आएगा तब तक आपका कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं ओएस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ओएस भी कहते हैं। कहीं लिख दे कि ओएस क्या होता है या फिर ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप तुरंत बताइए कि ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका प्रमुख काम होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस स्थापित करना। इसका ओएस का काम क्या होता है ना, कि जो उपयोगकर्ता है, जो उसको चलाने वाला है, यूजर जो है, उसको और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर हमने पिछली वीडियो में अच्छा से बताया कि कौन कौन सा हार्डवेयर है और किसका किसका क्या उपयोग है। तो हार्डवेयर को भी हमने बताया। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच जो समझौता करने का काम होता है वो कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ओएस के माध्यम से ही हम कंप्यूटर चला सकते हैं। अब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हम निकाल दें कंप्यूटर से तो आप कंप्यूटर को ऑन तक नहीं कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि ओएस के माध्यम से हम कंप्यूटर चला सकते हैं, अब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर को ऑन तक नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सारे हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर पर कंट्रोल करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, बस में तो हो गया यूजर और हार्डवेयर को समझौता कराता है, उन लोग के बीच में समझौता कराता है। उसके बाद से क्या करता है यह कि हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर पर कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से सारे प्रोग्राम रन किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां से सारे प्रोग्राम को रन कराया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड से इनपुट लेता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड से इनपुट लेता है, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कराता है और आउटपुट को कंप्यूटर स्क्रीन पर भेजता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर तीनों पे कंट्रोल बनाए रखता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से उसको इनपुट भेजते हैं और वो इंस्ट्रक्शन को लेकर प्रोसेस करवाता है सीपीयू से, और फिर आउटपुट का आता है कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब कि आपका जो मॉनिटर होता है उसको कहता है कि आप इसको दिखाओ, आउटपुट दो। तो आउटपुट को कंप्यूटर स्क्रीन पर भेजता है। फिर आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी हमने देख लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर का कितना महत्वपूर्ण है कि जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तब तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई काम नहीं कर पाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे आपका मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर हो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल लेते हैं तो उसके द्वारा आप क्या करेंगे कि कंप्यूटर को ऑन तक नहीं कर सकते, मोबाइल को भी ऑन नहीं कर सकते अगर उसमें से एंड्रॉयड को निकाल लिया जाए तो। चलिए, अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम अपने काम के लिए उपयोग में लाते हैं।
अब इसी पर हम लोग कार्य करते हैं। आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पे जैसे एंड्रॉइड पे तो कोई कार्य करते नहीं है। व्हाट्सएप हो गया है, फोन हो गया, गैलरी हो गया, ये सब क्या है, एक ऐप है। और उसी तरह कंप्यूटर में भी होता है। एमएस एक्सेल हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, उसके बाद से टैली हो गया, कोरल ड्रा हो गया, फोटोशॉप, ये सब क्या है, एक एप्लीकेशन है जिस पर हम लोग कार्य करते हैं। तो वही कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम अपने काम के लिए उपयोग में लाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस ऑफिस के अंदर सारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सभी आ जाएगा। उसके बाद से टैली, फिर ऑटो कैड आदि आते हैं। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक खास काम के लिए बनाया गया होता है। जितने भी आपके एप्लीकेशन है ना, जैसे जो आपके मोबाइल में गैलरी है और व्हाट्सएप का अलग अलग यूज है। ये नहीं कि जो गैलरी काम करेगा वही व्हाट्सएप यूज करेगा, नहीं, दोनों का काम बिल्कुल अलग है। उसी तरह कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन होते हैं उनका भी काम बिल्कुल अलग होता है। जैसे एमएस ऑफिस का, इसमें ऑफिशियल वर्क होते हैं। उसी तरह टैली में है तो अकाउंटिंग सेक्शन कवर करता है। ऑटो कैड है, डिजाइनिंग को देखता है। तो वही चीज है कि जो भी एप्लीकेशन है वो सभी किसी खास काम करने के लिए बनाए गए हैं। वो बात है, जैसे एमएस ऑफिस के वर्ड में हम डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, एक्सेल में हम बिल बना सकते हैं, और टैली अकाउंटिंग वर्क के लिए होता है आदि। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर ही डिपेंड होता है। पहले ही बताया कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का चल ही नहीं सकता है। तो यह क्या कह रहा है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हुए भी कोई काम नहीं होगा। अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो उस पर सारा काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करेगा, उसी पर डिपेंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सीधी कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं करता है, बल्कि यह सिस्टम सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करता है। जो ये है ना सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह डायरेक्ट कंप्यूटर से बातचीत नहीं करेगा। वो किससे बातचीत करेगा, जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास कि मुझे ये बात है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से बात करके तब इसको ये बीच में मध्यस्थता कराता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलिए, हमको आशा है कि यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम छू और महसूस नहीं कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और उसके बाद सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसमें इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर सकता है। अब आते हैं, देखिए यह हम है यूजर। यूजर के पास जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, फिर आ रहा है आपका सिस्टम प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसको इस तरह से समझिए, सबसे पहले केंद्र में आपका बैठा है कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके बाद है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आएगा सिस्टम प्रोग्राम, फिर आएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम, लास्ट में आएगा यूजर। तो इस तरह से कंप्यूटर पे कार्य होता है। अब आते हैं उसी को संक्षेप में, हमने जितना भी अभी तक बताया उसको पूरा संक्षेप में बता रहा हूं। कंप्यूटर सिस्टम के दो भाग, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में फिर से आपको मिलेंगे दो भाग, एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर में भी चार भाग मिलेंगे, एक हो गया इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और सीयू और एएलयू। तो ये आपको भाग मिल जाएंगे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है दो भाग, एक हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब ये सब हमने बता दिया पूरा डिटेल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनपुट को समझते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट उपकरण। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये यहाँ पे हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। सबसे पहला इनपुट डिवाइस, दीज आर द डिवाइस बाय विच ए यूजर कैन सेंड इंस्ट्रक्शन। यह वह डिवाइस होता है जिसके द्वारा क्या करता है, यूजर इंस्ट्रक्शन भेजता है, डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम। जो भी कंप्यूटर सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शन भेजने का काम होता है वो इनपुट डिवाइस की वजह से होता है। इन मिस क्या होता है, में, पुट मिस रखना, डिवाइस मतलब ठीक उपकरण। तो इन मतलब यही समझिए, इन मतलब अंदर जाना है, इन मतलब अंदर जाना है। तो यही समझ, दीज आर द डिवाइस बाय विच यूजर कैन सेंड इंस्ट्रक्शन। यह वो डिवाइस होते हैं या वो उपकरण होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन भेजते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। जैसे इसमें एग्जांपल है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, वेबकैम हो गया, माइक्रोफोन हो गया, इटीसी इत्यादि बहुत सारे हैं।
तो इसमें जैसे आप कीबोर्ड के द्वारा क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन ही देते हैं, कंप्यूटर को बोलते हैं कि आप ये राइट करिए, उसके बाद से माउस से आप बताते हैं कि आपको यह कार्य करना है। तो हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं उसी को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जिस डिवाइस पे आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं उस सभी डिवाइस को हम लोग इनपुट डिवाइस बोलेंगे। चलिए अब आते हैं आउटपुट डिवाइस पे। दीज आर द डिवाइस बाय विच यूजर रिसीव द आउटपुट प्रोसेस बाय द कंप्यूटर। जो भी प्रोसेस हो जाता है कंप्यूटर के द्वारा और जो हम लोग आउटपुट रिजल्ट पाते हैं, ठीक उसी को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जिस डिवाइस के हेल्प से हम लोग रिजल्ट अपना देख पाते हैं, जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है उसी क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे में मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया इत्यादि। तो इस तरह से हम लोग इनपुट और आउटपुट को समझ लेते हैं। इनपुट जो होता है इसके द्वारा हम क्या करेंगे, निर्देश देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। आउटपुट जो होता है उसमें जो डाटा प्रोसेस होकर जो हम निर्देश दिए हैं उसको देखने का, रिजल्ट देखने का काम हम लोग आउटपुट डिवाइस पर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहले ही बताया है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए बहुत बड़ा में आया है, तो जितने लोग को अभी तक समझ में आया होगा, ठीक, जो भी लोग इस चैनल पर अभी नए हैं सभी लोग पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग समझें कि कंप्यूटर का कितना महत्व है हर एक एग्जाम में। चाहे दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम था या फिर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, मतलब कि जितने भी अब एग्जाम आ रहे हैं लगभग कंप्यूटर से तो 5 से 10 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। और इस समय जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है उसमें 80 क्वेश्चन जो है कि कंप्यूटर से ही है। तो हम इतना दावा भी करते हैं कि जितना भी क्वेश्चन होगा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में 75 से लेकर 70 तक क्वेश्चन हम इसी स्लाइड से लाएंगे। चलिए अब देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करिए। और जो भी डाउट है, जो चीज नहीं समझ में आया उसको जरूर कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, किस पर हम लेक्चर लाए, उसको भी कमेंट में बताइए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर। CPU contains control unit, CU, arithmetic logic unit, ALU, memory unit। जो CPU है वो कितना कंटेन करता है, कंट्रोल यूनिट को, ये उसका भाग है कंट्रोल यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं CU। तो CU का फुल फॉर्म पूछ देगा तो कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ALU, तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर आता है मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहला इसमें कंट्रोल यूनिट CU। CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है। This units control the functioning of all the parts of the computer। यह जो क्षेत्र है, जो यह यूनिट है, वो क्या कंट्रोल करता है, सारा उसका कार्य जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। इट डज नॉट प्रोसेस डाटा, यह डाटा को प्रोसेस नहीं करता है, यह सिर्फ कंप्यूटर के फंक्शनिंग पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। यह यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट के कामकाज को नियंत्रित करता है, यह डेटा को प्रोसेस नहीं करता है। या जो डाटा है आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसको ये प्रोसेस नहीं करता है, बस जितने भी कंप्यूटर के जितने भी पार्ट है उन पर ये कंट्रोल बनाए रखता है, इसीलिए इसका नाम है कंट्रोल यूनिट CU। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक, दिस यूनिट परफॉर्म्स द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन। यह यूनिट अंकगणितीय और तार्किक कार्य करता है। यह क्या करता है, जो भी आपका मैथमेटिक्स है, लॉजिकल कोई क्वेश्चन है उसको प्रोसेस करने का काम कौन करता है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें अर्थमेटिक फंक्शन एडिशन, जैसे आपको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये सब चीज जो भी करना है ये अर्थमेटिक संभालेगा। उसके बाद जो लॉजिक यूनिट होता है वो क्या संभालता है, किसी के बीच में तुलना करना, कंपेयरिंग, मर्जिंग, सेलेक्टिंग डाटा, ये सब कार्य कौन करता है, वो लॉजिकल यूनिट करता है। तो ये होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। फिर तीसरा है मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट स्टोर द डाटा। जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा है सबको स्टोर करने का काम जो होता है वो मेमोरी यूनिट का होता है। दिस मेमोरी इज मेनली डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। जो यह मेमोरी है वो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है हमने पिछली वीडियो में भी बताया है, फिर इस समय भी बताएंगे।
अब देखिए नोट, ओनली प्राइमरी यूनिट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू। जो प्राइमरी मेमोरी है ना वही क्या पार्ट है, सीपीयू का। और जो सेकेंडरी मेमोरी है जैसे पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सब आपका सेकेंडरी मेमोरी है। लेकिन जो प्राइमरी यूनिट होता है, जो प्राइमरी मेमोरी है वही सीपीयू का भाग है, मेमोरी यूनिट का वही पार्ट है। तो यही बता रहा है कि ओनली प्राइमरी यूनिट इज द पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का जो भाग है वो सिर्फ प्राइमरी मेमोरी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भैया ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप सॉल्व करके जरूर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या है। पहला है राइट फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू सीयू एएलयू। अभी हाल ही फिलहाल में बताया हूं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सीयू का फुल फॉर्म क्या है और एएलयू का। हम जरूर कमेंट देखेंगे सभी लोगों का, तो जरूर से इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। राइट पार्ट्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के कितने भाग होते हैं इसको भी हमने भी बताया है। व्हाट आर द टू टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो अभी बताया है कि दो प्रकार की होती है, ये खुद लिखा है दो प्रकार की। और उसमें कौन कौन सी होती है, तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसका तो हमने आंसर बता दिया, लेकिन बाकी का आंसर आप दे दीजिएगा। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है, ट्रू या फॉल्स, सही है या गलत। इंफॉर्मेशन इज रॉ फैक्ट पब्लिक फिगर, जो इंफॉर्मेशन होता है वो रॉ फैक्ट कहलाता है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो ये जितने भी क्वेश्चन है इसको आप जरूर से सॉल्व करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम लोग का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रयोग, कहाँ पे कंप्यूटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर कैपेसिटीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं है उसको हम लोग सीखेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया उस चीज को भी हम लोग यहीं से देखेंगे। फिर उसके बाद आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग को करना होगा। चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पर। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रयोग। तो कंप्यूटर का प्रयोग, कंप्यूटर नाउअडेज इज यूज्ड एवरीवेयर, जहां पर देखिए तहां कंप्यूटर, जिधर नजर घुमाइए उधर कंप्यूटर, ऐसा हो गया है आज का समय का कंप्यूटर। रेलवे स्टेशन पे जाइए कंप्यूटर, हॉस्पिटल में जाइए कंप्यूटर, स्कूल में जाइए कंप्यूटर, किसी भी ऑफिस में जाइए कंप्यूटर। तो वही कह रहा है कि आज जहां आप देख सकते हैं, ठीक, कंप्यूटर नाउअडेज इज यूज्ड एवरीवेयर, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। सच है, जैसे कि एजुकेशन में देखिए कंप्यूटर तो ब्रह्मास्त्र हो गया एजुकेशन के लिए। आज के समय में आप घर बैठे लेक्चर देख ले रहे हैं, घर बैठे किसी भी टीचर से पढ़ ले रहे हैं, वो किसका देन है, तो कंप्यूटर का देन है। आपको पहले हम लोग को हैंड रिटन नोट्स बनाना होता था, अब पीडीएफ फॉर्म में सारा नोट्स मिल जा रहा है। वो सब किससे बनना है, कंप्यूटर से बनना है। तो कंप्यूटर से आप कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिए, या फिर कोई भी डाउट है तो हैंड रेस कर दीजिए। इतने सारे ऑप्शन है, तो एजुकेशन को बिल्कुल बदलने का काम जो किया है वो कंप्यूटर ही किया है। तो एजुकेशन के क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग होता है। बैंकिंग में, बैंकिंग में आप लोग भी गए होंगे बैंक, ठीक, तो वहां पे देखेंगे कि इसका उपयोग अत्यधिक होता है। फिर गवर्नमेंट सर्विस में जितने भी सरकारी सरकारी सेवाएं हैं वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। फिर ई कॉमर्स, ठीक, इंटरटेनमेंट, तो ज्यादा लोग तो इसका उपयोग ये तो एजुकेशन में या फिर इंटरटेनमेंट में, इसका आप लोग उपयोग इंटरटेनमेंट में भी कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, हाँ, गाना सुनना, डांसिंग करना, ये सब काम आप इंटरटेनमेंट यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर का उपयोग। हमारे जीवन में दैनिक आधार पर कंप्यूटर का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तकनीक रूप से दैनिक जीवन में एक कंप्यूटर का उपयोग रॉ फैक्ट्स और डेटा को सार्थक जानकारी में बदलने के लिए किया जाता है। सरकार से लेकर निजी क्षेत्र तक, गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक, क्षेत्र तक, हर कोई कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है। कंप्यूटर का उपयोगकर्ता लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे कि ग्राफ में ये गति है। तो इसमें बता रहा है कि जो कंप्यूटर है आज के समय में कितना इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह कंप्यूटर उपयोगी है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में। बिजनेस में, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तब भी आप कंप्यूटर से डाटा को रिकॉर्ड करेंगे। फिर ट्रेवलिंग में, कहीं आपको टिकट बुक करना है कंप्यूटर से मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। बैंक में, हेल्थ केयर में, डिजाइनिंग में, साइंटिफिक रिसर्च में, बिजनेस में, मिलिट्री में, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में,
मतलब कि हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर आ चुका है और कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो मुझे ऐसा है कि यहाँ तक आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। जो भी हमने बताया वो सारा आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और यूपी पुलिस के जितने भी छात्र हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं सब बिल्कुल सीक्वेंस में लाया जा रहा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं है? सबसे पहला है स्पीड। इसकी गति बहुत ही तीव्र है। जब तक आप सोचेंगे उससे भी तीव्र ये काम करता है। कंप्यूटर मानव की तुलना में बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। यह 1 सेकंड में लाखों की गणना कर सकता है। इसकी गति को हर्ट्ज में नापा जाता है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि इसकी गति को आप हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है। इसकी गति को हम लोग किसमें नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं। और यह 1 सेकंड में लाखों की गणना कर सकता है। उसके बाद से एक्यूरेसी। भैया हम लोग इंसान हैं, हम लोग से गलती हो सकता है लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं होगा। अगर जब तक यूजर गलती ना करे तब तक तो यह कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। तो एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। कंप्यूटर अपने कार्य को बहुत ही शुद्धता के साथ करता है। यदि वही कार्य मानव के द्वारा किया जाए तो उसमें एरर गलती हो सकती है, लेकिन वही कंप्यूटर द्वारा किया जाता है तो बहुत तीव्र गति से शुद्धता के साथ करता है। अभी आपसे मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करा दे तो चांस है कि गलती कर देंगे। और यह क्या करेगा? कम सेकंड में और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ इसका आंसर दे सकता है। अब आते हैं मल्टी टैलेंटेड, सार्वभौमिकता। कंप्यूटर एक मल्टी फंक्शन मशीन है जिससे दुनिया के किसी भी कार्य को कर सकते हैं, अर्थात यह एक सार्वभौमिक मशीन है। यह एक ऐसी मशीन है जिसमें आप एजुकेशन शिक्षा भी ले सकते हैं, तो एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, मनोरंजन भी कर सकते हैं। अब आते हैं उसके बाद मेमोरी, भंडारण। कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता बहुत ज्यादा है। आप जो मानव होता है वो आज याद करे और कल भूल जाता है, बट यह कंप्यूटर ऐसा है कि यह लाख कई वर्षों का भी डाटा को स्टोर किए रहता है। तो कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता बहुत ज्यादा है। कंप्यूटर की मेमोरी को आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, जबकि मानव की मेमोरी में यह विशेषता नहीं है। देखिए कंप्यूटर है 4 GB रैम, 6 GB रैम, ये इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमारे मानव में ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जिससे आप मेमोरी कम ज्यादा कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव केवल महत्वपूर्ण बातों को ही याद रखता है, अनावश्यक बातों को याद नहीं रखता है। ठीक, जो आपके साथ कोई घटना घटा है तो वो आप कुछ वर्षों तक याद रखेंगे, नहीं तो इतनी सारी रोज लाइफ में इतनी सारी बातें होती हैं आप उसको याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन कंप्यूटर में जो भी आप डाटा बनाएंगे उसको सेव कर देंगे, सबको क्या किया रहता है? स्टोर किया रहता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। डिलीजेंस, परिश्रमशीलता। कंप्यूटर बिना थके कई दिनों तक कार्य करने की क्षमता रखता है, जो कि मानव के अंदर नहीं है। यह बिना थके, बिना रुके कई घंटों तक, कई दिनों तक लगातार काम कर सकता है, लेकिन मानव 2 घंटा 4 घंटा के बाद रेस्ट चाहिए। लेकिन यह इसके अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं है। यह बिना थके, बिना रुके कई दिनों तक कार्य कर सकता है। अब उसके बाद आते हैं, यह कभी थकता नहीं है, जबकि मानव कुछ समय कार्य करने के बाद थक जाता है। उसके बाद ऑनेस्ट, ईमानदार, जो कि आजकल के मानव बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो यह कंप्यूटर क्या है? बिल्कुल ईमानदार है। कंप्यूटर अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करता है, जबकि मानव अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं करता है। उसके बाद यूजर फ्रेंडली। कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली होता है, अर्थात इसे चलाना सरल होता है। आप अच्छे से कंप्यूटर पढ़े हैं तो बिल्कुल आप इसको आसानी से चला सकते हैं। वीकनेस, इसकी कमियां क्या है? और इसी कमी की वजह से अभी तक कंप्यूटर मानव से पीछे है। मानव ही अभी राज कर रहा है कंप्यूटर पर। बस यही जो कमी है जिसके वजह से कंप्यूटर हम लोग का गुलाम है। अगर ये दोनों क्वालिटी उसके अंदर होता तो आज मानव गुलाम होता कंप्यूटर का, बट ये दोनों क्वालिटी ना होने की वजह से मानव का गुलाम कंप्यूटर है। सबसे पहला नो आईक्यू। कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, जो कि मानव के अंदर होती है। यही वजह है कि कंप्यूटर मानव का गुलाम है। फिर आता है नो फीलिंग। कंप्यूटर के अंदर फीलिंग नहीं होता है, जो कि मानव के अंदर होता है। ना कंप्यूटर सोच समझ सकता है अपने से और ना ही उसके अंदर कोई फीलिंग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कैन बी डन बेस्ड ऑन साइज, वर्क एंड पर्पज। जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो 3 आधार पर किया गया है। सबसे पहला बेस्ड ऑन साइज, उसके आकार के आधार पर, फिर उसके कार्य के आधार पर और उसके उद्देश्य के आधार पर। कंप्यूटर का वर्गीकरण आकार, कार्य और उद्देश्य के आधार पर किया जा सकता है। तो अब हम देखेंगे उसके कार्य के आधार पर, फिर उसके आकार के आधार पर और उसका उद्देश्य के आधार पे। देखिए, यह क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क और बेस्ड ऑन पर्पज। इस तरह से हमारा जो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, फिर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, फिर कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। बेस्ड ऑन पर्पज, उद्देश्य के आधार पर स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज। तो इन सबको डिटेल में देखते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। चलिए, बेस्ड ऑन साइज, सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर। दीज आर मोस्ट वाइडली यूज कंप्यूटर, यह बहुत अत्यधिक उपयोग में लिया जाने वाला कंप्यूटर है। सच एज डेस्कटॉप, जो कि आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, palm top, etc. Its performance is measured in the MIPS. वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो होता है कार्य करने की क्षमता, उसको MIPS में मापा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसका MIPS का फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। माइक्रो कंप्यूटर सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, palm top आदि, इसकी गुणवत्ता MIPS में मापी जाती है, यानी मिलियन निर्देश प्रति सेकेंड। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। दीज आर द मोर पावरफुल कंप्यूटर एज कंपेयर टू द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में यह बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर। एंड दे आर यूज्ड आर सम स्पेसिफिक वर्क सच एज इन द इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग etc. तो यह कुछ स्पेशल यूज में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मिनी कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल है मिनी कंप्यूटर। अब आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर आर वेरी बिग इन साइज, यह आकार में क्या है, बहुत ही बड़ा है और उसके वास्ते वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही खर्चीला है। दे आर यूज बाई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यह बड़ी बड़ी संस्थाओं, संगठनों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक, दूसरा चौथा है सुपर कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, यह बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। द परफॉर्मेंस ऑफ ए सुपर कंप्यूटर इज कॉमनली मेजर्ड इन द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, FLOPS। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है उसको किसमें मापा जाता है, तो FLOPS। तो FLOPS का फुल फॉर्म क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड इंस्टेड ऑफ द मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS की जगह पर इसको किसमें मापा जाता है, FLOPS में मापा जाता है। तो यह हमारा सुपर कंप्यूटर है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। इसकी मापन किसमें होती है, FLOPS में। अब आते हैं बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पर। सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर्स मेजर द एनालॉग क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर etc. इसके द्वारा हम क्या करते हैं, तापमान को मापने का कार्य और अपने स्पीड, जो स्पीडोमीटर होता है इसी पर कार्य करता है। फिर प्रेशर, एग्जाम्पल स्पीडोमीटर, थर्मामीटर etc. ये सब जो भी उपयोग होता है उसमें कौन कंप्यूटर लगा होता है, एनालॉग कंप्यूटर। अब आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर आर डिजिटल कंप्यूटर एंड वर्क बाय कैलकुलेटिंग बाइनरी डिजिट 0 और 1। तो इस समय जो ज्यादातर कंप्यूटर उपयोग में लिए जा रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर को लिए जा रहे हैं, जिसमें बाइनरी नंबर क्या है, 0 और 1। डिजिटल कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी डिजिट। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो सिर्फ क्या समझता है, बाइनरी नंबर को समझता है, 0 और 1 को, जैसे सच एज डेस्कटॉप, लैपटॉप etc. तो जो हमारा कंप्यूटर होता है ना वो खासकर से बाइनरी डिजिट को ही समझता है, 0 और 1 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। यह जो कंप्यूटर है वो किसका मिक्सचर है, कंपाउंड है, एकदम जुड़ा हुआ, किसका, एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। सच एज डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन, ECG मशीन etc. ये सभी क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर के एप्लीकेशन है। जैसे डिजिटल थर्मामीटर हो गया, इसमें एनालॉग और हाइब्रिड दोनों कंप्यूटर को कंबाइन करके बनाया गया हाइब्रिड कंप्यूटर।
तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेस्ड ऑन पर्पज, उद्देश्य के आधार पर। सबसे पहला है जनरल पर्पज। दिस कंप्यूटर आर यूज फॉर जनरल कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटिंग सच एज यूजिंग मल्टीमीडिया, ईमेल्स, ब्राउजिंग ईटीसी। तो इसका बहुत ही सामान्य उद्देश्य से कार्य करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। दूसरा है स्पेशल पर्पज, विशेष उद्देश्य। दिस कंप्यूटर्स आर यूज फॉर सम स्पेशल पर्पज, कुछ विशेष कार्य करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग में, साइंस में, डिजाइनिंग में, विच रिक्वायर सम स्पेशल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, जिसको क्या होता है कुछ स्पेशल ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है, तब उसमें हम लोग स्पेशल कंप्यूटर का यूज करते हैं स्पेशल पर्पज के लिए। अब यह आपका क्वेश्चन है कि राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की 3 विशेषताओं को लिखिए। सब हमने पढ़ा दिया है, जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आंसर। दूसरा है स्पीडोमीटर इज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, जो स्पीडोमीटर है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है। फिर है डिजिटल थर्मामीटर इज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, जो डिजिटल थर्मामीटर है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है। और डिजिटल कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी डिजिट 0 and 1, ट्रू और फॉल्स। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी नंबर को ही समझता है, सही है या फिर गलत। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS, ट्रू या फॉल्स। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने सबको अभी हाल ही फिलहाल में सब पढ़ाया है, तो जरूर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर की भाषा क्या है। पहला लैंग्वेज, लैंग्वेज इज द मीडियम थ्रू विच अ पर्सन कम्युनिकेट हिज हर आइडियाज टू अनदर पर्सन। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने विचारों का संचार कर सकता है। किसी भी व्यक्ति क्या करेंगे, एक दूसरे से अपने बातों को रख सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, ठीक। तो उसमें किसका उपयोग होता है, भाषा का। उसी तरह जब हम कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शन समझ में आना चाहिए, उसके लिए भी अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो चलिए, अ कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी कोड 0 or 1, therefore the binary code is the called the language of the computer। जो बाइनरी कोड है, जो कंप्यूटर किसको समझता है, सिर्फ 0 और 1 को। अगर आप लिखते हैं राम, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि आप लिख रहे हैं राम, तो राम को वो किसमें कन्वर्ट कर लेगा, 0 और 1 में, क्योंकि वो सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। और यह होता है बाइनरी नंबर, ठीक। और इसको हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम, कंप्यूटर ऑफ नंबर सिस्टम, उसमें बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टा नंबर, फिर हेक्साडेसिमल, ये सब कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दीज आर द लैंग्वेज थ्रू विच ए यूजर कैन कम्युनिकेट गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इस लैंग्वेज की मदद से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से इंस्ट्रक्शन, जो यूजर होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर जनरली डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो 2 भागों में बटा है। सबसे पहला है लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, वेरी सिमिलर टू लैंग्वेज सच एज जावा, C++, etc। ये सब जो भी है वो किसमें आते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, etc। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आर इजिली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो आसानी से कंप्यूटर क्या करता है, समझ लेता है। लो लेवल लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज वैल्यू। जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको नीचे जो है बांटा गया है। सबसे पहला है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज द बाइनरी लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज कहते हैं, 0 और 1। दिस इज द कंप्यूटर लैंग्वेज, और यही जो है कंप्यूटर की भाषा है। जो कंप्यूटर की भाषा पूछ देगा, कंप्यूटर की भाषा क्या होता है, तो बाइनरी नंबर 0 और 1। अब आगे बढ़ते हैं, तो कंप्यूटर इट डायरेक्टली, जो कि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली ही समझ लेता है। However, for a user giving instruction in machine, binary language is very difficult। जबकि जो यूजर जो इंस्ट्रक्शन देता है मशीन वाली बाइनरी लैंग्वेज में, वो यूजर के लिए क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है। मशीन लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और 1GL। और जो मशीन लैंग्वेज है उसको हम लोग फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कह सकते हैं या फिर 1GL, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब आता है असेंबली लैंग्वेज।
असेंबली लैंग्वेज कंटेन्स सर्टेन कोड फॉर द करस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज। जो ये असेंबली लैंग्वेज है वो कुछ कोड के आधार पर कार्य करता है, चलता है। दिस कोड्स आर कॉल्ड मेनोमोनिक्स, ठीक। और इस कोड को क्या कहते हैं? मेनोमोनिक्स। अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली। जो कंप्यूटर होता है वो डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है, और इट्स रिक्वायर ट्रांसलेटर। जैसे कि मोदी जी यहाँ से जापान जाते हैं तो ऐसा नहीं कि जापान की भाषा जानते हैं, या फिर ईरान जाते हैं तो ईरान की भाषा जानते हैं, लेकिन वो क्या करना पड़ता है? एक ट्रांसलेटर को रखना पड़ता है जो कि इनकी भाषा को उनको बताए और उनकी भाषा को इनको बताए। तो इसी तरह कंप्यूटर भी जो है असेंबली लैंग्वेज को डायरेक्ट नहीं समझ पाता है, उसके लिए इसको हेल्प चाहिए ट्रांसलेटर का, विच इज नोन एज असेंबलर। और जो इन लोग के बीच असेंबली लैंग्वेज को समझाने के लिए क्या एक ट्रांसलेटर होता है जिसका नाम क्या होता है? असेंबलर। विच कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शन रिटन ऑन असेंबली लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। जो कि असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में। तो उसमें हेल्प करता है असेंबलर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में मशीन लैंग्वेज में? तो वो होता है असेंबलर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज और 2GL। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर लैंग्वेज है, जिसे 2GL शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। नीचे आप देख सकते हैं यह असेंबली लैंग्वेज है, बीच में आ गया असेंबलर, और किसमें कन्वर्ट कर दिया? मशीन लैंग्वेज में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, कि बीच में ट्रांसलेटर रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, वो समझता है तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को। तो इसीलिए बीच में आ गया ट्रांसलेटर, जो कि असेंबली लैंग्वेज की भाषा को बदल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा और कंप्यूटर आपका समझ लेगा। अब आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज आर वेरी सिमिलर टू नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज। यह जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है वह ज्यादा ही सिमिलर है मनुष्य के लैंग्वेज से। एंड यूज सिंपल इंग्लिश वर्ड फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन। इसमें इंग्लिश वर्ड का उपयोग करके हम इंस्ट्रक्शन को देते हैं टू द कंप्यूटर सच एज जावा, सी, etc। दीज आर आल्सो कॉल्ड थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GL। और इसको क्या कहते हैं? थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, या तीसरी पीढ़ी है लैंग्वेज का। High level language HLL are also required to be translated into machine language so that computer understand it and work accordingly। जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको भी कंप्यूटर डायरेक्टली समझ नहीं पाता है, कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो है मशीन लैंग्वेज। तो इसको भी क्या चाहिए? ट्रांसलेटर चाहिए, जो कि किसमें कन्वर्ट कर दे? मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज किसमें कन्वर्ट कर दे? मशीन लैंग्वेज में। These are the two type of translator which converts the high level language into the machine language। पहला है कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है? दिस ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस। ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में क्या कर देगा? ट्रांसलेट कर देगा। एंड आफ्टर ट्रांसलेटिंग द एरर इन द प्रोग्राम इज चेक्ड, ठीक। तो यह और पूरा अनुवाद करने के बाद ही किसी त्रुटि की जांच की जाती है। एक ही बार में क्या करेगा? जैसे जितना आपको लिखना है लिख दीजिए, और एक ही बार में ये पूरा ट्रांसलेट कर देगा। अब जो भी गलती है जब पूरा ये चेंज कर देगा उसके बाद देख सकते हैं। और दूसरा जो ट्रांसलेटर है वो है इंटरप्रेटर। दिस ट्रांसलेटर द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। आप एक लाइन लिखे तुरंत उसको ट्रांसलेट कर देगा, लेकिन कंपाइलर क्या करेगा? पूरा एक पैराग्राफ लिख देंगे तब उसके बाद से ये चेंज करेगा, ट्रांसलेट करेगा। लेकिन इसमें क्या है कि एक एक लाइन को ये ट्रांसलेट करते हुए जाता है, और इसमें कोई भी गलती होगा तो उसको आप एक एक लाइन में पकड़ सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं पकड़ सकते हैं। ये जब पूरा पैराग्राफ को कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा, तब उसमें कोई एरर होगा तब चेक कर सकते हैं। तो यही है इंटरप्रेटर। यहाँ पे आपका हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, बीच में कंपाइलर या इंटरप्रेटर, इन दोनों में से कोई ट्रांसलेटर होगा जो किसमें कन्वर्ट कर देगा? मशीन लैंग्वेज में। चलिए आज का यह क्वेश्चन है, कंपाइलर कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ट्रू या फिर फॉल्स। आप बताइएगा जो कंपाइलर है, ठीक, वो असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो हमको लग रहा है फॉल्स होगा। क्यों? असेंबलर का उपयोग होता है। और कंप्यूटर अंडरस्टूड ओनली बॉडी लैंग्वेज। जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को समझता है, तो इसका आंसर है ट्रू होगा। फिर है असेंबली लैंग्वेज यूज मोनोमोनिक्स फॉर इंस्ट्रक्शन। जो असेंबली लैंग्वेज है उसको यूज होता है मोनोमोनिक्स इंस्ट्रक्शन का, ये भी होगा ट्रू। विच इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें हो जाएगा मशीन लैंग्वेज।
व्हाट इज द वर्क ऑफ असेंबलर? असेंबलर क्या है? एक ट्रांसलेटर है, और इसका क्या कार्य है? असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करना? मशीन लैंग्वेज में। तो मुझे आशा है कि आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, ये आंसर है इसका जो भी था। फिर है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। When a major change in computer technology happen, it's termed as a new generation of computer. जब कंप्यूटर प्रौद्योगिक में एक बड़ा परिवर्तन होता है तो इसे कंप्यूटर की नई पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। जब भी कंप्यूटर में कुछ चेंज किया जाता है तो उसको एक नई पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सो फार। अब तक कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है? 5 पीढ़ियां हैं। तो देखते हैं सबसे पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1940 से लेकर 56 तक। स्विचिंग डिवाइस, इसमें उपयोग होता था वैक्यूम ट्यूब का। स्टोरेज, मैग्नेटिक ड्रम, स्टोर किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? मैग्नेटिक ड्रम का। इसमें जो यूज होता था स्विचिंग डिवाइस वो था वैक्यूम ट्यूब। आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब। इसका टाइम कब है? 1940 से लेकर 56 तक। लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता था? तो मशीन लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 को ये समझता है। इसकी विशेषता क्या है? वेरी लार्ज इन साइज, यह आकार में बहुत ही बड़ा होता था। और प्रोडक्ट वेरी मच हीट, और यह प्रोड्यूस क्या करता था? बहुत ही ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करता था। एग्जाम्पल इनेक और यूनिवेक, जो इसके कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन के, वो इनेक और यूनिवेक कंप्यूटर है। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन पर। टाइम पीरियड 1956 से लेकर 63 तक। इसमें स्विचिंग डिवाइस ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर। स्टोरेज, मैग्नेटिक कोर्स, टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया जाता था डाटा को स्टोर करने में। यह लैंग्वेज कौन समझता था? असेंबली लैंग्वेज एंड स्टार्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को तो समझ ही रहा था, धीरे धीरे अभी हाई लेवल लैंग्वेज को समझने का प्रयास कर रहा था। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषता क्या है? स्मॉलर इन साइज, जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर था उससे यह छोटा था। स्टिल प्रोड्यूस वेरी हीट, ये भी क्या कर रहा था? उतना ज्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन फिर भी ये कर रहा था हीट प्रोड्यूस। इसके एग्जांपल है IBM 1401, CDC 3600 ETC, ये इसके कंप्यूटर है। ठीक, तो मुझे आशा है कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। थर्ड पीरियड 1964 से लेकर 71 तक था। स्विचिंग डिवाइस, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट ICS का उपयोग किया जाता था, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक कोर्स का। लैंग्वेज, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज, फोटॉन और कोबोल ETC। तो इसमें जो भाषा का उपयोग करते थे हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते थे। इसकी विशेषता थी कंज्यूम्ड लेस पावर, ये जो है बहुत ही कम पावर में चल जाता था। फास्ट एंड रिलीएबल, और यह क्या करता है? बहुत ही तेज कार्य करता था। अब आते हैं एग्जाम्पल IBM 360 सीरीज, ये इसका कंप्यूटर है। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन की चौथी पीढ़ी पे। टाइम पीरियड 1971 से लेकर 1989 तक। स्विचिंग डिवाइस, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI। VLSI का उपयोग हम लोग किसमें करते थे? फोर्थ जनरेशन में। और यह क्वेश्चन बन सकता है कि VLSI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर इसके में स्टोरेज डिवाइस कौन है? सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी का स्टोरेज डिवाइस है। लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज C++ ETC। तो इसका उपयोग होता था हाई लेवल लैंग्वेज, ये समझता था। तो मशीन लैंग्वेज सिर्फ पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर समझा। सेकेंड जनरेशन आते ही असेंबली लैंग्वेज आ गया, फिर धीरे धीरे हाई लेवल। थर्ड जनरेशन में पूरा हाई लेवल समझा। फोर्थ जनरेशन में भी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसकी विशेषता पोर्टेबल और चीपर, यह आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं और यह बहुत ही सस्ता होता है। एग्जाम्पल में डेक 10, IBM 4341 ETC, ये इसके कंप्यूटर थे। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन की पांचवी पीढ़ी। टाइम पीरियड 1989 से लेकर वर्तमान तक, प्रेजेंट तक। अब तक इसी का फिफ्थ जनरेशन का उपयोग किया जा रहा है। स्विचिंग डिवाइस है अल्ट्रा ऑब्लिक सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ULSI ऑब्लिक SLSI। अल्ट्रा या फिर सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस आपका ऑप्टिकल डिस्क है। इसमें कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? तो ऑप्टिकल डिस्क है। लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज। इसमें जो है आप हाई लेवल लैंग्वेज और जो आम बोलचाल वाली भाषा है उसका उपयोग करते हैं। इसकी विशेषता वेरी अफोर्डेबल, बहुत ही सस्ता होता है जिसको हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, और इसमें एआई का भी उपयोग किया जा रहा है। अब आते हैं इसका एग्जांपल, लेटेस्ट लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीटीसी। जो आप लैपटॉप और डेस्कटॉप पीसी का उपयोग कर रहे हैं वो 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। देखिए यह जो भी हमने बताया अब तक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसको सभी को शॉर्ट में एक स्लाइड में हमने कवर किया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमको आशा है कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए, और दूसरा चीज कि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा कोई वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बने रहिए आरकेसी के साथ। धन्यवाद।